रामराज और अशरफी देवी पढ़े लिखे नहीं थे। रामराज गांव में ही मजदूरी किया करता था। उसको कभी कोई मिस्त्री दिहाड़ी पर ले जाता तो कुछ रुपए हाथ में आ जाते थे। अशरफी देवी सारा दिन घर का काम करती थी। उन्होंने एक गाय भी बांध रखी थी। अशरफी गाय के लिए जंगल से चारा और चूल्हे में आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां बीन कर लाती थी। गाय भी बस इतना ही दूध देती कि सभी के मुंह नहीं लग पाता था। फसल के समय खेतों में काम मिल जाता तो कुछ महीनों का अनाज घर में पड़ जाता था। गरीबों के पास मनोरंजन के कोई साधन तो होते नहीं, ना ही हर समय कोई कामधाम होता। ज्यादातर समय खाली रहने के कारण पति पत्नी को आपस में ही मनोरंजन सूझता है। इसी मनोरंजन के चक्कर में रामराज और अशरफी के गृहस्थी जीवन में जल्दी जल्दी 2 लड़कियां हो गई थी। 2 लड़कियां होने के कारण अब उन्हें अपने वंश चलाने की चिंता हो रही थी और इसी चक्कर में लड़के की उम्मीद बांधकर एक और प्रयास किया। रिश्ते में चाची लगने वाली गांव की ही एक बुजुर्ग औरत ने अशरफी को इस बार भ्रूण जांच करवाने की सलाह दी। अरे अशरफी, 2 छोरियां तो हो चुकी हैं, शहर जाकर अपनी जांच करवा आ, कहीं अब की बार भी छोरी ही न हो। अगर छोरी हुई तो सफाई करवा आना, क्यों खामखा छोरियों की लाइन लगानी। अशरफी, अरे ताई तू कह तो सही रही है, पर हम गरीबों के पास तो पेट भरने लायक भोजन ही मुश्किल से मिल पाता है। अब पेट की जांच करवाने के रुपए कहाँ से लाएं? ताई तू एक बार मन तो बना, रुपयों का जुगाड़ तो मैं करवा दूंगी। अशरफी, ना ताई ना, तू तो रुपयों का बंदोबस्त कर देगी, लेकिन मैं इस लिंग जांच जैसे पाप कर्म के लिए कर्जा कभी नहीं लूंगी। कहते हैं कर्जा कब्र के साथ ही जाता है। ताई देख ले अशरफी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। कहीं अब की बार भी लड़की हो गई तो खामखा तुम्हारे गरीब परिवार पर बोझ बढ़ जाएगा। अशरफी, ताई तू भी तो लड़की ही थी, क्या तू अपने परिवार पर बोझ थी? अशरफी की यह बात सुनकर ताई सकपका गई। उसे कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। उसने अशरफी से आगे इस बारे में बात न करने में ही भलाई समझी। इधर कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। इस बार भी उन्हें लड़की ही हुई। वंश चलाने के चक्कर में वह बार बार प्रयास करते और हर प्रयास में संतान रूप में उन्हें लड़की ही मिलती, जिसका परिणाम था कि लगातार 7 लड़कियों का भरा पूरा कुनबा उनका हो गया। वह लड़कियों के नाम रखते रखते भी थक चुके थे। जब 7वीं संतान भी लड़की ही हुई तो उन्होंने भगवान से मनोहार की कि भगवान अब बहुत हो चुका, अब तो लड़कियां देना बंद कर। उन्होंने अपनी 7वीं लड़की का नाम भतेरी रखा। भतेरी बहुत खूबसूरत थी, उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। लड़कियां पैदा करते करते अशरफी भी थक चुकी थी। वह अब और संतान नहीं चाहती थी, परंतु एक लड़के की चाह दिल में कहीं न कहीं दबी हुई थी। उन्होंने एक और प्रयास करने का निश्चय किया। इस बार भगवान ने उनकी सुन ली। लड़का होने के कारण दोनों प्रफुल्लित हो रहे थे। साथ में काम करने के लिए एक कमाऊ पूत आ गया। घर की मुंडेर पर थाली बजाकर गांव भर में ये खुशखबरी दी गई थी। लाला की दुकान से उधार में लाकर बताशी बांटे गए। औरतों ने मंगल गीत गाए। साहूकार से कर्ज के थोड़े से रुपए लेकर रामराज ने अपने साथियों को हाथ की निकाली हुई शराब पिलाई, क्योंकि उसने भी अपने साथियों की खुशियों में शराब पी थी। अब अपनी खुशी में भी तो पिलाकर उनकी शराब का कर्ज बराबर करना था। फिर इतने दिनों बाद वे छोटी छोटी खुशियों की तलाश में रहते हैं। लाला या साहूकार से कर्जा उठाकर भी इन खुशियों का जश्न मनाते हैं। भतेरी के बाद लड़का पैदा हुआ तो माँ बाप को वह सबसे प्यारी लगने लगी थी। उसे भी थोड़ा सा दुलार मिलने लगा। इस लड़के का नाम उन्होंने बड़े प्यार से रामदिया रखा। एक गरीब मजदूर के परिवार में इतने सारे बच्चे होने के कारण हर वक्त हर मूलभूत वस्तु, लत्ता, कपड़ा, खाना आदि का अभाव ही बना रहता था। पूरा परिवार मिलकर फसल के समय खेत में मजदूरी करके साल भर का अनाज जुटा लेता था। अभी गांव में आपसी सौहार्द बना हुआ था तो सुबह रोटियों के साथ भूनने के लिए छाछ पड़ोस से मिल जाती थी। शाम को कभी किसी के घर से तो कभी किसी के घर से एक कटोरी सब्जी का जुगाड़ हो जाता था। इसी एक कटोरी सब्जी से सभी रोटियां खा लेते थे। कभी कभार मौका लगता तो खेतों से हरा शाक तोड़कर लाया जाता। उस दिन सभी भूख से ज्यादा खा लेते। गांव में किसी की शादी होती तो न्योता आया हो या ना आया हो, बच्चे मौका लगाकर खाने पर हाथ साफ कर आते थे। इन्हीं शादी ब्याहों में मिठाई खाने को मिल जाती और आंख बचाकर अपनी माँ के लिए भी ले आते थे। घर में कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं था, ऊपर से 10 जन खाने वाले। अभावों में ही परिवार का गुजर बसर हो रहा था। एक लड़के की चाह में इसके माता पिता ने अपनी आर्थिक हालात स्वयं ही खराब कर लिए थे। आर्थिक हालात ठीक न होने के कारण ही उन्होंने किसी भी लड़की को स्कूल में दाखिल नहीं करवाया था। उल्टे जैसे ही कोई लड़की थोड़ी सी बड़ी होती माता पिता उसे मजदूरी के काम पर लगा देते। गरीब माँ बाप की बेटियां समय से कुछ पहले ही बड़ी हो जाती हैं। कहीं ऊंच नीच न हो जाए इसी डर के चलते उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है, भले ही उसके लिए इन्हें साहूकार से कर्जा ही क्यों न लेना पड़े। बार बार कर्जा लेने से बचने के लिए एक ही मंडप में 2-3 लड़कियों की शादी कर दी जाती है। जब इनकी बड़ी लड़की 16 वर्ष की हुई तो उसकी शादी कर दी गई। शादी का खर्चा बचाने के चक्कर में उसी खर्चे में उससे छोटी 2 लड़कियों को भी लपेट दिया गया।
जिसमें एक की आयु 14 वर्ष तथा दूसरी की आयु महज 12 वर्ष थी। कहते हैं हर आदमी अपना भाग्य अलग से लिखवा कर लाता है। अशरफी और रामराज के घर में अभावों भरी जिंदगी जीने को मजबूर इन तीनों लड़कियों को अच्छा ससुराल मिला। कुछ दिन बाद गांव में आंगनबाड़ी खुली। आंगनबाड़ी वाली बहन जी मोहल्ले के सभी छोटे बच्चों को सुबह इकट्ठा करती और अपने साथ ले जाती। वहां बच्चों को पौष्टिक खाना तो मिलता ही, साथ ही उन्हें थोड़ा अक्षर ज्ञान भी मिल जाता। आंगनबाड़ी जाने का एक लाभ ये हुआ कि अब घर में खाने की किल्लत नहीं होती। बच्चे आंगनबाड़ी में ही इतना खाना खा आते कि अक्सर शाम को खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक दिन सुबह अरे अशरफी, क्या कर रही है? आओ बहन जी, क्या करना है? वही रोज रोज का चूल्हा चौका, बर्तन भांडे, ऐसे ही दिन कट जाना है। ये तो कोई जिंदगी ना हुई, बस चूल्हे चौके में ही फंसी रहो। अब करें भी तो क्या करें, हमें आता ही यह है। अब आपकी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं, तो क्या तुम्हारी बेटियां भी अपना जीवन ऐसे ही बिताएंगी? इन्हें कुछ अलग नहीं करना चाहिए। लड़कियों को तो चूल्हे चौके ही करने होते हैं, इन्हें कोई कलेक्टर थोड़े ही बनाएगा। चेहरे पर हल्की सी हंसी और दिल में दर्द लिए हुए अशरफी बोली, क्यों? चूल्हा चौका सिर्फ लड़कियों की ही जिम्मेदारी थोड़े ही है। तुम्हें मालूम है, शहर में छोटे छोटे ढाबों से लेकर बड़े बड़े होटलों में आदमी ही चूल्हा चौका करते हैं। बहन जी, क्या बात करती हो? मैं सही कह रही हूँ। अब तुम्हें तो अपने से फुर्सत नहीं जो तुम बाहर की बातों को समझ सको। अरे बहन जी, हमें बाहर कौन ले जाए जो हम बाहर का कुछ सीख सकें? जब से ब्याह हुआ है तब से बस यही चूल्हा चौका और हर साल बच्चे पैदा करना, यही काम रह गया है मेरे जिम्मे। तो बाहर की दुनिया की जानकारी लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती अशरफी, वह तो शिक्षा से ही मिल जाती है। अब तुम यदि 2 अक्षर पढ़ना लिखना जानती तो तुम्हें अखबार पढ़ना आ जाता। अखबार से देश दुनिया की सब जानकारी मिल जाती है। हम गरीबों को कौन पढ़ाएगा बहन जी? यहाँ 2 जून की रोटी जुटानी मुश्किल हो जाती है, फिर यह पढ़ाई का खर्चा गले में कौन डाले? तुम्हें मालूम नहीं, आजकल सरकार पढ़ाई के लिए बहुत सुविधाएं दे रही हैं। इतना ही नहीं, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं उन्हें पढ़ने के लिए मुफ्त में किताबें तो मिलती ही हैं। साथ ही सर्दी की वर्दी, गर्मी की वर्दी, जूते भी मुफ्त मिलते हैं। और सुनो, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर में खाना भी मिलता है। बहन जी, सच कह रही हो? हाँ, मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? हमारे बच्चों को भी खाना मिलेगा स्कूल में। हाँ, कपड़े लत्ते जूते भी मिलेंगे। हाँ बाबा, हाँ सब मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें इनका दाखिला सरकारी स्कूल में करवाना होगा। फिर तो मैं अपने रामदिया को स्कूल में जरूर भेजूंगी। सिर्फ रामदिया को ही क्यों, अपनी सभी बेटियों को भी क्यों नहीं? अरे ना बहन जी, ना, लड़कियों को स्कूल ना भेजने के हम। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? कुछ ऊंच नीच हो गया तो? हम तो गांव में मुंह दिखाने के ना रहेंगे। स्कूलों में शिक्षा के मंदिर होते हैं, वहाँ विद्या का दान मिलता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं मिलता। ना बहन जी, ना, लड़की जात तो घर में ही ठीक रहती है, अच्छे से चूल्हा चौका संभाल ले, उसी में उसके जीवन की गति है। अरे चूल्हा चौका भी तो तभी संभाल सकेगी जब 2 पैसे की आमदनी होगी। अनपढ़ आदमी को तो कोई मजदूरी भी पूरी नहीं देता। अशरफी बड़े गौर से आंगनबाड़ी वाली बहन जी के मुंह की तरफ देख रही थी। और हाँ, देख रही हूँ, तुम्हारे जीवन की गति कितनी अच्छी है। तुम तो इस जीवन को जी रही हो, तुमसे अच्छी तरह कौन समझ सकता है तुम्हारे जीवन को? क्या यही जीवन अपनी बेटियों को भी देना चाहती हो? मैं कौन होती हूँ इनको ऐसा जीवन देने वाली? वो तो जैसा ये अपने भाग्य में लिखवा कर लाई हैं, वैसा इनको जीवन जीना है। अरे 2 अक्षर पढ़ लिख लेगी तो कहीं धन की मजदूरी मिल जाएगी और पैसों का हिसाब ठीक से लगा सकेगी। अशरफी को लगा बहन जी ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो उसने उनसे पीछा छुड़वाने के लिए सहमति देनी ही उचित समझी। ठीक कह रही हैं बहन जी आप, मैं आज ही इनके बापू से बात करती हूँ। आंगनबाड़ी वाली बहन जी जाते हुए बोली, तुम्हारी बेटियां बहुत होनहार हैं, तुम इन्हें स्कूल में दाखिल करवा दो। भगवान ने चाहा तो एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेंगी। अशरफी अपने परिवार की आर्थिक हालत ज्यादा बेहतर जानती थी, लेकिन आंगनबाड़ी वाली बहन जी की स्कूल वर्दी और दोपहर के खाने वाली बातें कुछ कुछ समझ में आई। उसने आज रामराज से इस बारे में सलाह करने की बात कहकर अपना पीछा छुड़वाया। शाम को अशरफी ने रामराज से बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने के बारे में चर्चा की। मैं क्या कहती हूँ कि बच्चों को स्कूल में भेजने लगे तो कैसा रहे? बावली हो गई है क्या? यहाँ अपने खाने के तो लाले पड़े रहते हैं। ना बाबा ना, स्कूल का खर्चा गले नहीं बांध सकते। अरे कुछ खर्चा नहीं लगने वाला। अपनी आंगनबाड़ी वाली बहन जी कह रही थी, बच्चों को सरकारी स्कूल भेजोगे तो उन्हें वहाँ वर्दी मिलेगी और दोपहर को खाना भी मिलेगा। तो ये बात है। ये स्कूल वाला फितूर उस मेम साहब का भरा हुआ है। अच्छा ये बता, इन बच्चों को स्कूल भेज भी दे तो इसमें हमारा क्या फायदा? उल्टे हमारे घर से तो मेहनत करने वाले कम हो जाएंगे। अजी, स्कूल में कोई सारा दिन थोड़े ही रहना होता है। सुबह गए, दोपहर को खाना खाया और डंगर ढोर के वक्त तक वापस घर आ गए। रामराज ने ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझा और अशरफी के सामने हथियार डाल दिए।
चल ठीक है, रामदिया को स्कूल भेजना शुरू कर देंगे। सिर्फ रामदिया को ही क्यों, लड़कियों को भी स्कूल भेजना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्कूल जाने वाली लड़कियां बिगड़ जाती हैं। तुमने देखा नहीं वो सुरते की लड़की कैसे बाल कटवाए हुए मोटी पैंट जीन्स पहने बिना चुन्नी के सारा दिन घूमती फिरती है। वो सारा दिन नहीं घूमती फिरती, सुबह तैयार होकर शहर के बड़े स्कूल जाती है और शाम को सीधे अपने घर आती है। मुझे तो उसे देखकर अपनी जिंदगी पर रोना आता है। एक वह है लड़की होकर भी अकेले शहर में आती जाती है और एक मैं हूँ, सारा दिन घर जंगल जोहर ही मेरी किस्मत में लिखे हैं। हाँ तो कौन सी कमी है तुम्हें, सारा दिन काम में लगी रहती हो, ये कम है क्या? यही सब काम है क्या एक औरत के हिस्से में? अरे नहीं बावली, इसके अलावा एक काम और है। रामराज ने अशरफी को अपनी बाहों में खींचने की कोशिश की। अशरफी ने रामराज को झड़कते हुए कहा, तुम्हें तो बस यही एक काम आता है। जब से ब्याह हुआ है तब से हर बरस एक बच्चा जन्मने की फैक्ट्री बना रखी हूँ। अब तो शर्म भी आती है। वो आंगनबाड़ी वाली बहन जी मुझसे उम्र में बहुत छोटी नहीं है तो बड़ी भी नहीं है। उसको देखो और मुझको देखो, उसके सामने बिल्कुल बुढ़िया लगने लगी हूँ। अरे बावली हो गई है क्या? उसको देखकर अपनी हड्डियां तुड़वानी है क्या? वह थारी पढ़ी लिखी, खामख्वाह कोई बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तुम्हें याद है जब दरिया के लड़के ने उसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करने की कोशिश की थी तो किस तरह सबके सामने गली में उसको थप्पड़ मार दिया था? यही तो मैं भी कह रही हूँ, बहन जी पढ़ी लिखी हैं, तभी तो उनमें ऐसी हिम्मत आ गई। उसने उस मंचले को सबक सिखा दिया। ऐसी हिम्मत हम अनपढ़ औरतें नहीं कर सकती। रामराज को लगा कि अशरफी अब मानने वाली नहीं है। आज उसने जो ठान लिया उसे पूरा करवा कर ही मानेगी। यही सोचकर रामराज रामदिया और भतेरी को स्कूल में दाखिल करवाने पर राजी हो गया। दोनों बच्चों का गांव के ही प्राइमरी स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। अब घर में पढ़ने वाले 2 बच्चे थे। समय अपनी गति से गुजर रहा था। चंद्रकलाओं की भांति बढ़ती हुई लड़कियां जवान हो रही थीं। 16 साल की उम्र तक आते आते अन्य 3 लड़कियों की भी शादी कर दी गई। गांव का स्कूल प्राइमरी तक ही था। आगे की पढ़ाई के लिए पड़ोस के गांव जाना होता था। रामलाल ने लड़की को दूसरे गांव पढ़ने के लिए न भेजा। अशरफी के माध्यम से भतेरी ने आगे पढ़ने के लिए बहुत जोर लगाया, परंतु इस बार रामलाल ने साफ मना कर दिया। फिर घर के हालात को देखते हुए अशरफी ने भी हथियार डाल दिए थे। मां को हार मानते देख और घर के आर्थिक हालातों को देखते हुए भतेरी ने घर के कामकाज में लगाना उचित जाना। वह जल्दी ही घर के कामकाज में निपुण हो गई थी, लेकिन पढ़ाई में रुचि होने के कारण समय निकालकर थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी लेती थी। स्कूल में न सही घर में ही सही पढ़ाई तो जारी रही। बहन जी के माध्यम से उसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलती रहीं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी रामदिया स्कूल में जाता था। एक दिन भतेरी चूल्हा जलाने के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां बीनने गई हुई थी। जब वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर पहुंची तो घर में पिताजी के साथ 4 अजनबी भी बैठे थे। पिताजी की आवाज उसके कानों में गूंजी, साहब बहुत मेहनती है हमारी बेटी, घर का सारा काम स्वयं ही संभालती है, बहुत बढ़िया रोटी टूका तो कर ही लेती है, साथ ही पशुओं की देखभाल भी बहुत अच्छे से करती है। इसकी सेवा के कारण हमारी गाय ने दूध भी ज्यादा देना शुरू कर दिया है। बाहर की तरफ झांकने की कोशिश करते हुए उनमें से एक, हाँ लड़की तो मेहनती लगती है, नहीं तो आजकल की लड़कियां इतना भारी लकड़ियों का गट्ठर कभी नहीं लाती। बस साहब हमारे पास तो लड़की ही धन है, इसके अलावा देने को कुछ नहीं है। आप देख ही रहे हैं हमारी गरीबी की हालत। आप चिंता न करें रामराज जी, हमारे लड़के के साथ इसकी जोड़ी खूब जचेंगी। हमारी बिरादरी में तो क्या सारे गांव में इसके मुकाबले की कोई बहू नहीं आई होगी आज तक। हमें लड़की पसंद है, लड़की पसंद है तो कुछ लेन देन। क्या बात करते हो रामराज जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप बारात का स्वागत बढ़िया कर देना और जो कुछ लेना देना है वह तो आप अपनी लड़की के लिए करोगे, उसमें हमारा कोई दखल नहीं। तय समय पर भतेरी की शादी मंगलू के साथ हो गई। भतेरी बहुत खूबसूरत थी। किसी गरीब के घर ऐसी सुंदर स्त्री पहली बार ब्याह कर आई थी। सारे गांव में उसकी खूबसूरती की चर्चा होने लगी थी। गांव की औरतों में उसकी मुंह दिखाई करने की लगभग होड़ सी लग गई थी। पुरुषों में भी उसकी खूबसूरती की कानाफूसी चल रही थी। शादी के 3-4 दिन बाद ही उसकी सास ने उसे खेतों से चारा लेने के लिए मोहल्ले की औरतों के साथ भेजना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मोहल्ले की कई औरतें उसकी सहेली बन गई थीं। बातों बातों में उन्होंने उसे गांव भर के मर्दों के चरित्र के बारे में बता दिया था, कौन कितना चरित्रवान है और कौन कितना। जमींदारों के खेतों में अकेले जाने का साहस किसी का भी नहीं होता था। गरीब घरों की औरतें चारा लेने समूह में ही जाने पर स्वयं को सुरक्षित समझती थीं। वैसे तो गांव भर के सभी जमींदार चरित्रवान व व्यवहारिक थे, लेकिन जंगल में अकेली हिरनी देख शिकार करने के गुण उनमें मौजूद थे। इनकी कोशिश रहती थी कि कब कोई गरीब हिरनी अकेली उनके खेत में फंसे और वह उसे अपना बना ले। सभी जमींदारों में सामंजस्य भी खूब था। इनमें से कोई किसी गरीब हिरनी का शिकार कर लेता तो वह उसकी ही संपत्ति स्वरूपा हो जाती थी।
सभी चरित्रवान थे, अपने शिकार के अतिरिक्त किसी अन्य गरीब हिरनी का शिकार नहीं करते थे। इसलिए गांव में शांति और आपसी भाईचारा खूब था। गरीबों की बस्तियां भी इस शांतिपूर्ण वातावरण में खूब शांति से अपना जीवन व्यतीत करती थीं, क्योंकि हर किसी का किसी न किसी जमींदार के साथ पारिवारिक सेवा सत्कार का रिश्ता बना हुआ था। कोई किसी की शिकायत किसी से नहीं करता था। सभी आपसी सामंजस्य के साथ जीवन व्यतीत करते थे। वैसे भी इन शिकारों की कानों कान किसी को खबर नहीं होती थी। जमींदारों का आपसी व्यवहार बड़ा शांतिपूर्ण और एक दूसरे के कार्य में दखल न देने का था। कहते हैं शादी के बाद लड़की का दूसरा जन्म होता है। भतेरी को भी लगा शादी के बाद का जीवन कुछ बदलाव लिए हुए आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे वह अपने पिता के घर पर सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की भांति घर के काम में जुटी रहती थी, उसी तरह यहाँ ससुराल में भी उसे जुटे रहना पड़ता था। हाँ, एक बदलाव जरूर आया था। पिता के घर उसके काम में कोई दखल नहीं देता था। यहाँ उसे कोई काम ठीक से करने नहीं देता। सुबह ठीक से नींद खुलने से पहले ही सास की कर्कश आवाज कानों में पड़ने लगती थी। भतेरी बहुत कोशिश करती कि सास की आवाज आने से पहले उठ ले, लेकिन मंगलू हर रोज उसे देर करवा ही देता था। नींद भी ठीक से पूरी नहीं होती थी। जोरावर सिंह गांव में सबसे बड़े जमींदार का बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी भी उन्हीं की तरह एक बड़े जमींदार, जिनका परिवार राजनीतिक रसूख भी रखता था, कि पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी। उनकी शादी को 3 बरस बीत चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। जोरावर सिंह ने भी भतेरी की खूबसूरती की बहुत तारीफ सुन रखी थी। वह भी भतेरी की खूबसूरती को देखने के प्रयत्न में रहता था। आज सुबह उठने में भतेरी को देर हो गई थी। वह जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा रही थी, क्योंकि इसके बाद खेतों से पशुओं के लिए चारा और शाम को चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां बीन कर लानी थीं। साथ ही उसे डर लग रहा था कि कहीं मोहल्ले की औरतें उसे छोड़कर खेत में न चली जाएं। वैसे तो घर का काम बहुत ज्यादा भी नहीं था, फिर भी आज न जाने क्यों उसका बदन हरारत में था। घर का काम था कि निपटने का नाम ही नहीं ले रहा था और सूरज अपनी निर्बाध गति से अपने मार्ग पर अग्रसर था। काम निपटा कर भतेरी ने दराती और गठड़ी बांधने के लिए कपड़ा उठाया और खेत की तरफ रुख किया। अभी आधे रास्ते ही पहुंची थी कि सामने से मोहल्ले की औरतें सिर पर चारे की गठड़ी उठाए वापस आ रही थीं। जब वह सभी नजदीक पहुंची तो, अरे भतेरी, तू आज इतनी देर से कैसे आ रही है? क्या बताऊं छोटू की माँ, सुबह आंख ही नहीं खुली, फिर घर का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। मेरी सास तो सुबह लाठी उठाकर निकल जाती है, फिर उसका शाम तक पता नहीं चलता कहाँ बैठती है, कहाँ खाती है। हाँ बहन, ये बात तो है, सास तेरी ही क्या हमारी भी ऐसी ही है। फिर तेरी भी गलती नहीं, अभी नई नई शादी हुई है तो सुबह रामप्रसाद भी नहीं उठने देता होगा। छोटू की माँ ने उसे छेड़ते हुए कहा। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। शर्माते हुए भतेरी बोली, अच्छा हम चलती हैं, सिर पर बोझ रखा है, इसे घर तक भी पहुंचाना है। तू भी जरा जल्दी आना, सूरज बिल्कुल सिर पर चढ़ता आ रहा है। ठीक है तुम चलो, मैं भी अभी जल्दी जल्दी घास काट लाती हूँ। उसके बाद मुझे तो सांझ को लकड़ियाँ भी बीन कर लानी है। ठीक है, जल्दी आना, और हाँ लकड़ियाँ लेने जाए तब मुझे बुलाना मत भूलना। हमारी भी लकड़ियाँ खत्म होने को हैं। जरूर बुलाऊंगी, जैसे आज सुबह तुमने मुझे बुलाया था। सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अन्य औरतों ने गांव की राह पकड़ी और भतेरी ने खेतों की राह। खेतों तक पहुंचते पहुंचते सूरज अपने शिखर पर पहुंच चुका था। भतेरी ने एक खेत की मेड़ पर जल्दी जल्दी घास काटनी शुरू की। घास काटती काटती वह खेत के थोड़ा अंदर तक चली गई। अभी उसने लगभग आधा गठड़ी ही घास काटी थी। अचानक पीछे से 2 मजबूत हाथों ने उसके कंधों को पकड़ लिया। अचानक हुई इस घटना से वह भय के कारण पसीने पसीने हो गई। उसने पलट कर देखा तो जमींदार जोरावर सिंह उसके सिर पर खड़ा था। जोरावर सिंह को देखकर वह घबराहट से कांपने लगी। भतेरी चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज हलक में ही अटक कर रह गई। उसकी दरांती भी छटक कर उससे दूर जा गिरी। उसने स्वयं को जोरावर की पकड़ से छुड़वाने का पुरजोर प्रयास किया, परंतु जोरावर सिंह की पकड़ और भी मजबूत होती चली गई। इस रस्साक्षी में काटी गई सारी घास जमीन पर बिखर गई थी। जोरावर ने भतेरी को उसी घास पर पटक लिया। जोरावर की पकड़ से छूटने के लिए भतेरी ने एक बार फिर से अपनी भरपूर ताकत लगाई, परंतु वह सफल नहीं हो सकी। वह उस हिरनी की तरह तड़प कर रह गई जिसकी गर्दन को शेर ने अपने मजबूत जबड़े में पकड़ लिया हो। एक तो भतेरी को जोरावर ने अपने बलिष्ठ शरीर के नीचे दबा रखा, ऊपर से सूरज की चमकीली धूप के कारण उसकी आंखें में पड़ती चमक उस पर दोहरी मार कर रही थी। वह छटपटा रही थी कि काम पिपासु पुरुष की सहायता ये प्रकृति भी कर रही है। उसकी आंखें खुलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन सूरज था कि अपनी चमक बिखेरने के चक्कर में उसके लिए काली दोपहर परोस रहा था। जोरावर सिर्फ अपने शिकार को मजबूती से पकड़े हुए था। वह चाहता था शिकार अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल पहले ही कर ले, ताकि बाद में वह आराम से उसका भोग कर सके। जोरावर की पकड़ से छूटने की जद्दोजहद में भतेरी का शरीर थककर चूर चूर हो गया।
उसका हलक सूखने लगा तो उसने पकड़ से मुक्त होने के अपने प्रयास छोड़कर जोरावर को समर्पण कर दिया। अब जोरावर अपने शिकार का आनंद ले रहा था। उधर भतेरी के जहन में तूफान उठ रहा था। कैसे एक ब्याहता पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए किसी पराई स्त्री को भोगने के लिए लालायित हो उठता है। कैसे उसे समाज की परवाह नहीं होती, क्यों उसे भगवान से डर नहीं लगता।